चलो स्टार्ट कर दिया। बैलेंस ट्रेनिंग डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज थेरेपी की क्लास हो रहा है। जो नए लोगों को बता रहे, पुराने लोगों को पता होगा। बैलेंस ट्रेनिंग क्या होता है? बैलेंस समझते हैं ना? बैलेंस का मतलब जो हम लोग बॉडी को अपने बैलेंस करते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस। ठीक है, बैलेंस ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पे है कि कोई पेशेंट आपके पास आता है, उसको कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है, क्या हुआ आशी? ठीक है, तो उसमें हम लोग उसको बैलेंस ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस कराते हैं। बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, बैलेंस को कैसे कंट्रोल करना है, इसे हम लोग सिखाते हैं। तो बैलेंस ट्रेनिंग के सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। बैलेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू कंट्रोल द बॉडी मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द बेस ऑफ सपोर्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन ए अपराइट पोस्चर और ए फंक्शनल इक्विलिब्रियम इन डायनामिक एक्टिविटीज। इसका मतलब समझ गया? समझ गया ना? तो डेफिनेशन समझाना लगेगा। अब आता है नॉर्मल बैलेंस मेंटेनेंस। ह्यूमन बैलेंस इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरिफेरल एंड ऑर्गन्स टू डिटेक्ट बॉडी पोजीशन रिलेशन टू एनवायरनमेंट। ह्यूमन बैलेंस जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है, व्हिच इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो हमारे पेरिफेरल जो भी ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जिससे हम बैलेंस को मेंटेन करते हैं। कैसे? जैसे कोई मान लीजिए आप कहीं पानी में खड़े हो तो आपको सेंसेशन मिलेगा ना, पता चलेगा पानी में डिसबैलेंस हो रहा है या तेज हवा चल रही है, या आप कहीं जा रहे हो आपका पैर स्लिप कर जाता है, तो कहीं ना कहीं सेंसरी इनपुट मिल रहा है, तभी आप उस चीज को फील कर पा रहे हो। तो वही बात यहाँ पे कही है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन बाय सीएनएस टू प्रोड्यूस एडिक्वेट एंड प्रॉपर मोटर आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक पोस्चरल रिस्पॉन्स। तो सीएनएस क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है एडिक्वेट एंड प्रॉपर मोटर आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक पोस्चरल रिस्पॉन्स। जब जो गिर रहा है तो ऑटोमेटिक अपने आप को संभाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा सीएनएस वर्क कर रहा है। लेकिन कहीं पे अगर मान लो किसी को प्रॉब्लम है ब्रेन लेवल से, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा। चलते चलते मान लो अचानक से उसको धक्का लग गया या कुछ ऊंचा नीचा सरफेस है, कोई भी सिचुएशन है, वहाँ पे वो गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीएनएस का पूरा काम होता है। सीएनएस जो है पूरा कंट्रोल करता है बॉडी को। द सेंसरी फैक्टर्स में क्या क्या आता है आपका, सोमैटो सेंसरी इनपुट्स, विजुअल इनपुट्स, वेस्टिबुलर इनपुट्स। सोमैटो सेंसरी में क्या क्या आएगा, सोमैटो सेंसरी में क्या क्या आएगा? ईयर तो आपका इसमें आएगा, विजुअल और वेस्टिबुलर में क्या आएगा? हाँ तो ईयर आई आ गया, इसमें क्या आएगा? सोमैटो सेंसरी। हाँ इसके अलावा बताओ, सोमैटो सेंसरी में क्या क्या आएगा? नहीं पता अजमल क्या आएगा सोमैटो सेंसरी में? कहाँ पे खोए हो दुनिया में? बड़े करेगा प्रोप्रियोसेप्टर्स लोकेटेड मसल्स, लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स, ठीक है। आपके जो सोमैटो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पे होते हैं? मसल्स, लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स में होते हैं। और विजुअल इनपुट्स का परसेप्शन ऑफ वर्टिकली ऑब्जेक्ट मोशन एंड मोशन ऑफ सेल्फ इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट। वेस्टिबुलर में क्या आएगा, पोजीशन ऑफ हेड इन रिलेशन टू ग्रेविटी एंड लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ हेड ड्यूरिंग मूवमेंट। ये तीनों क्या करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। विजुअल क्या है, जब आप देखोगे तभी कंट्रोल कर पाओगे ना। वेस्टिबुलर मतलब वेस्टिबुलर जो हमारे कान से पूरा बैलेंसिंग होती है, ठीक है। अगर किसी को चक्कर आ रहा है या डिसबैलेंस होता है, कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है, तो कई बार ईयर की वजह से भी हो सकती है। ये पता है कि नहीं पता? पता है, ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी बैलेंसिंग में, ठीक है। इसका पूरा ग्राफ है, इसको पढ़िएगा। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा है नहीं। अब स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, तो सबसे पहला है एंकल स्ट्रेटेजी। एंकल स्ट्रेटेजी मतलब क्या है, डिस्क्राइब पोस्चरल स्वे कंट्रोल फ्रॉम एंकल मस्कुलेचर लेवल। दिस स्ट्रेटेजी एक्ट व्हेन द स्वे इज स्मॉल, स्लो एंड नियर मिडलाइन। इसका मतलब समझ आया? एंकल स्ट्रेटेजी का क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे आप खड़े हो, ठीक है, अचानक से आप डिसबैलेंस हो जाओ, ऐसे हो गए, तो क्या हो, हमने एंकल से रोका अपने आप को ना, हल्का पैर उठाया या आगे किया, तो यही मतलब है पोस्चरल स्वे, कि जब हमने अपने बॉडी को एंकल लेवल से कंट्रोल कर लिया, तो वो आ गया एंकल स्ट्रेटेजी। डिस्क्राइब पोस्चरल स्वे कंट्रोल फ्रॉम एंकल। मतलब आपको कोई हवा से धक्का लग जाए या कोई आपको धक्का हल्का सा मार दे या आप डिसबैलेंस हो जाओ, तो आपने अपने आप को रोका ना, कंट्रोल किया पैर से एंकल लेवल पे,
तो आ गया एंकल स्ट्रेटेजी में। दिस गाय प्रोसेस वे कंट्रोल फ्रॉम एंकल मस्कुलेचर लेवल, जो एंकल के आसपास की मसल्स है उसके लेवल से आपने अपने आप को रोक लिया। दिस स्ट्रेटेजी एक्ट व्हेन द स्वे इज स्मॉल, स्लो एंड नियर मिड लाइन। ये जब थोड़ा सा आपको झटका लगेगा या डिसबैलेंस होगा तो आप इस पर काम कर सकते हो। उसके बाद आता है हिप स्ट्रेटेजी। इट इज द पोस्चर स्वे फ्रॉम पेल्विस एंड ट्रंक, ठीक है। इट इज सीन व्हेन द स्वे इज लार्ज, फास्ट एंड नियरिंग द लिमिट्स ऑफ स्टेबिलिटी। जब आप तेजी गिरते हो क्या होगा, फिर आप अपने पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हो ना, कहाँ से करते हो, पेल्विस और ट्रंक, जो आपका बैकबोन है, ट्रंक है और पेल्विस है, ये उससे आप पूरी बॉडी को अपने रोकते हो, गिरने से बचाते हो। तो उसको आ गया आपका हिप स्ट्रेटेजी। फिर आता सस्पेंसरी स्ट्रेटेजी। इट डिस्क्राइब लोअरिंग ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय फ्लेक्सिंग बोथ द नीज, कॉमनली सीन इन विंड सर्फिंग। विंड सर्फिंग मतलब कभी देखा होगा, जैसे लोग पानी में चलते हैं ना, वो विंड सर्फिंग करते हैं, पानी में तेजी से चलते हैं, तो क्या होता है, हल्का पैर फ्लेक्स लगता है ना, यूं पैर बुरा होता है, ये देखा, ये पोजीशन होती है। तो वही बात है, डिस्क्राइब लोअरिंग ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय फ्लेक्सिंग बोथ द नीज को अगर फ्लेक्स कर लेते हैं, कॉमनली सीन इन विंड सर्फिंग। वहाँ पे क्या है, अगर सीधे खड़े होकर चलाएंगे तो गिर जाएंगे, तो बैलेंस करने के हल्का सा पैर को मोड़ के फिर बैलेंस करते हैं, देखा होगा। आजकल आपके गोमती में भी काफी दिखते हैं, देखा है कि नहीं देखा है। गोमती में भी आजकल ये कुछ जगहों पे आपको दिखेगा कि वहाँ पे एक है वो लेके चलाते रहते हैं, ठीक है। कभी नया मैंने देखा, पहले नहीं दिखता था, कुछ दिन से दिख रहे हैं लोग वहाँ पे कर रहे हैं। स्टेपिंग स्ट्रेटेजी और डिस्क्राइब स्टेप्स विद फीट और रीचेस विद आर्म्स इन एन अटेम्प्ट टू रीएस्टैब्लिश ए न्यू बेस ऑफ सपोर्ट व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज एक्सीडेड द ओरिजिनल बेस ऑफ सपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेपिंग, जब आप कहीं पे जा रहे हो, बाई चांस आपको किसी ने धक्का मार दिया, तो क्या आप हल्का पैर ऐसे करके रुकोगे ना, अपने आपको संभालोगे या पीछे होकर संभालोगे, आगे पीछे स्टेप करके आपने रोका, उसका मतलब हुआ स्टेपिंग स्ट्रेटेजी। It describes steps with feet or reaches with arms in an attempt to re-establish a new base of support when center of gravity has exceeded the original base of support. ठीक है। अब आता व्हाट इज बैलेंस डिसऑर्डर। बैलेंस डिसऑर्डर क्या होता है, बैलेंस डिसऑर्डर इज a disturbance that causes an individual to feel unsteady, giddy or have a sensation of movement, spinning or floating। ठीक है, बैलेंस डिसऑर्डर में क्या आएगा, किसी को चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है या उसको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके ब्रेन लेवल से कोई दिक्कत है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको लगेगा उसका सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है या हिल रहा है, इस तरह से, है ना, या फिर उसको लगेगा फ्लोटिंग कि तैर रहा है, इस तरह की फीलिंग आएगी। तो वहाँ पे क्या है, बैलेंस डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, उसको ब्रेन लेवल से कहीं ना कहीं उसके दिक्कत आ रही है, तब इस तरह की सेंसेशन उसको मिलेगी। ठीक है, इस तरह के पेशेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे कॉजेज क्या होंगे, सेंसरी सिस्टम डिसऑर्डर, सेंसरी एटैक्सिया। एटैक्सिया मतलब समझते हैं, एटैक्सिया किसी को नहीं पता। एटैक्सिया मतलब इनकोऑर्डिनेशन, ठीक है। कहते हैं कोई अगर चल के आ रहा है तो उसका एटैक्सिक गेट है। गेट समझते हैं, गेट पता है, गेट पढ़ा है तुम्हें, क्या होता है गेट, ये वाला गेट की बात नहीं होती है, GAIT, GATE नहीं, GAIT क्या होता है गेट, पढ़ा है कि नहीं आपको, पढ़ा है, मेरे गेट को पढ़ा है, सिलेबस में था कि नहीं, नहीं था, गेट नहीं था, कुछ नहीं है। चलिए, गेट का मतलब वॉकिंग, GAIT, ठीक, गेट मतलब वॉकिंग। हम लोग मेडिकल भाषा में वॉकिंग को गेट बोलते हैं, कहते हैं ना पेशेंट का गेट पैटर्न गड़बड़ है, मतलब उसकी वॉकिंग पैटर्न गड़बड़ है। तो यहाँ पे सेंसरी एटैक्सिया मतलब, एटैक्सिक मतलब इनकोऑर्डिनेशन, कोई चल के आ रहा है, उसका मान लो चलने में इनकोऑर्डिनेशन है, प्रॉपर चल के ठीक से नहीं आ पा रहा है, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एटैक्सिक गेट। उसका गेट जो है एटैक्सिक है, ठीक है, कि उसको जैसे सर्कमडक्टरी गेट होता है, तो पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं वैसे चलते हैं, देखा होगा, ऐसे पैर उठा के चलते हैं, इस तरह चलते हैं, क्योंकि वो नी से मूवमेंट नहीं कर रहे, वो हिप से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, हाथ ऐसे रहता है, इस तरह चलते हैं ना, ऐसे करके, तो उन्हें क्या बोलते हैं, सर्कमडक्टरी गेट। वो सर्कमडक्शन करके पैर का सर्कमडक्शन हो रहा है, ऐसे चलता है। तो एटैक्सिक गेट क्या होगा, जहाँ पे इनकोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए वो अलग तरीके से चलते हैं, उसको बोलते हैं एटैक्सिक गेट। जब आप फील्ड में आओगे तो पेशेंट आपका चल के अगर आ रहा है और आप देख लो उसे, आप देख के समझ जाओगे इसको क्या प्रॉब्लम है, कैसे समझ जाओगे, जैसे सीजरिंग गेट, सीजरिंग गेट मतलब ये हो गया क्रॉस, पैर दोनों आपस में टकरा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा,
कि उसकी एडक्टर्स टाइट है, ये होती है एडक्टर्स होती हैं, ये टाइट है। तो ये किस केस में होता है? स्पास्टिक। कोई पेशेंट है, मान लो उसको स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, उसका जो रिकवरी होती है तो स्पास्टिसिटी में कन्वर्ट होता है। फ्लैसिडिटी होती है पर एकदम हाथ में ढीले पड़ेंगे, फिर जब वो रिस्पॉन्स आता है तो स्पास्टिसिटी होती है, मतलब हाथ पैरों में टाइटनेस आती है। जब टाइटनेस आती है तो पैर उसके ही हो जाते हैं क्रॉस। तो हम लोग का काम क्या है? उनको स्ट्रेच करके अलग करना। अगर वो पैर ऐसे ही रह गए तो कभी चल नहीं पाएगा। अगर उसकी रिकवरी आ भी गई ब्रेन लेवल से तो चलेगा, जैसे पैर ऐसे हमारा पैर मेरा ऐसा जो चल पाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, तो बाद में अटैक्सी की गेट भी इसलिए आई थी क्योंकि अटैक्सी आया था। तो गेट पैटर्न आपके जो होते हैं, पेशेंट आपका चल के आ रहा है, जैसे पार्किंसन में शॉर्ट स्टेपिंग गेट होता है, पेशेंट ऐसे चलेगा, जब जल्दी फास्ट फास्ट चलेगा तो मतलब उसको कहीं ना कहीं पार्किंसन की प्रॉब्लम है। तो इस तरह से, या फिर मान लो किसी को आर्थराइटिस है तो उसका डक गेट होगा। डक गेट मतलब डक कैसे चलती है? ऐसे ऐसे चलती है ना। तो कभी देखो जिनको घुटनों में दिक्कत है वो ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे देखा नहीं चलते हो? नोटिस करना, ये हफ्ते की बात नहीं है। तो अगर पेशेंट चल के आ रहा है, समझ जाओगे इसके घुटने में दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएंगे आपको। तो यहाँ के सेंसरी अटैक्सिया का मतलब क्या हुआ? इनकोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये कॉजेज ऑफ बैलेंस डिसऑर्डर की क्या होगा? इनकोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम अगर होगी तो वहाँ पे बैलेंस की दिक्कत हो सकती है। वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस। ठीक है, वेस्टिबुलर कान में कोई अगर न्यूरो से रिलेटेड दिक्कत है, नर्व उसकी कहीं कोई दिक्कत कर रही है तो वहाँ पे उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। बिनाइन पैराक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। वर्टिगो मतलब ये तो पता होना चाहिए, तो कोई मेडिकल वर्ड तो है लेकिन ये कॉमन यूज भी करते हैं वर्टिगो, तो नहीं पता। वर्टिगो क्या होता है? नहीं पता किसको? चक्कर आना। ठीक है, वर्टिगो मतलब चक्कर आना। किसी को स्पॉन्डिलाइटिस से चक्कर आ रहा है उसको कहेंगे वर्टिगो, चक्कर आ रहा है। उसके बाद न्यूरोपैथिक जॉइंट्स में अगर न्यूरोपैथिक चेंजेस आ रहा है तो वहाँ पे भी बैलेंस की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि नर्व का इन्वायरमेंट है वहाँ पे। न्यूरोपैथिक मतलब नर्व का इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, किसी को चक्कर आ रहा है तो वहाँ भी बैलेंस की दिक्कत हो सकती है ना। किसी को न्यूरोनाइटिस है वेस्टिबुलर, उसको अटैक्सिया तो वहाँ तो दिक्कत होगी। सीएनएस डिसऑर्डर में क्या है? सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। ठीक है, सीबीए बोलते हैं। सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट का कोई एग्जांपल दीजिए, क्या होगा? सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल दो। कौन से पेशेंट आएंगे इसमें? किस चीज के? थोड़ा सा दिमाग पर थोड़ा समझाए। सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, इसको अलग अलग अगर आप ध्यान दो समझ जाओगे। हाँ अरे सही जा रहे हो। हाँ ब्रेन बताया, सही बताया, आगे बताओ। स्ट्रोक के पेशेंट आएंगे। ठीक है, सेरेब्रो मतलब आपका ब्रेन हो गया सेरेब्रम, वैस्कुलर मतलब सप्लाई। ठीक है, एक्सीडेंट मतलब उसमें कुछ ना कुछ इंजरी हो जाना, कुछ डैमेज हो, ब्रेन डैमेज हो गया, किसी को स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, हेमरेज हो गया, तो उसे हम बोलते हैं सीबीए, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। उसके बाद आता है पार्किंसन डिजीज। मतलब ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे आपको बैलेंस की दिक्कत मिल सकती है। स्ट्रोक के पेशेंट में मिलेगी, जिनको पैरालिसिस हुआ है उनका बैलेंस कैसे बनेगा? उनका एक साइड पैरालिसिस हो गया तो इंप्रूवमेंट आएगा लेकिन चल नहीं पाएंगे क्योंकि उनका मसल्स का इम्बैलेंस होगा। एक पैर की मसल टाइट है या ढीली है या वीक है, एक साइड की सही है, तो चल नहीं पाएंगे प्रॉपर, तो वहाँ पे आएगी दिक्कत। पार्किंसन में जैसे मैं बताया शॉर्ट स्टेपिंग होता है, तो पार्किंसन में भी कई बार चक्कर आता है, तो वहाँ भी दिक्कत आएगी। सेरेब्रल डिसफंक्शन, ब्रेन लेवल से कोई प्रॉब्लम और आ रही है उसकी वजह से दिक्कत आएगी। उसके बाद वर्टिब्रोवैस्कुलर इंसफिशियंसी। ठीक है, इसमें ब्रेन इंजरी कोई हुई है, कोई हेड इंजरी उसकी हो गई है, तो वहाँ दिक्कत आएगी। ठीक है, ये हो गया सीएनएस डिसऑर्डर। फिर आता है मोटर डिसऑर्डर में ग्रॉस पोलियोमाइलाइटिस इन्वॉल्विंग बोथ लोअर लिम्स, मोटर न्यूरॉन डिजीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी बैलेंस डिसऑर्डर को बनाती है। अब बता बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। पहला क्या? वीकनेस, दूसरा लिमिटेशन ऑफ जॉइंट रेंज। वीकनेस जो मैंने बताया भी, स्ट्रोक का पेशेंट है, उसका एक साइड पैरालाइज हो चुका है, तो एक साइड वीक हो जाएगा ना, पैर उसका वीक है मान लो, तो चलेगा तो डिसबैलेंस होगा कि नहीं? दोनों मसल्स में जब बैलेंस नहीं है तो चलने में एक पैर वीक है, साइड सही है, तो चलेगा तो कहीं ना कहीं बैलेंस होगा, तो वीकनेस आ गया। दूसरा लिमिटेशन ऑफ जॉइंट रेंज, किसी जॉइंट की लिमिटेशन रेंज कम है या ज़्यादा है उसमें दिक्कत आएगी।
फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक का पेशेंट है, बहुत दिन तक पड़ा हुआ है, तो उसको फुट ड्रॉप की दिक्कत हो जाएगी। फुट ड्रॉप तो पैरों से पंजा नीचे हो गया। अब पंजा किसी का ऐसे हो गया तो कैसे चलेगा वो? एक पैर तो ठीक है, एक आपका पैर पड़ ही नहीं रहा है, तो अब चल पाओगे? उसमें भी डिसबैलेंस होगा। तो वहाँ भी लिमिटेशन ऑफ जॉइंट रेंज की मतलब बात आ गई। या फिर घुटना किसी का मालूम मुड़ गया, ऐसे मुड़ा रह गया, एक पैर सीधा है, एक छोटा हो गया ना पैर, हो गया कि नहीं हो गया? तो वहाँ भी दिक्कत आ सकती है। फिर आता है एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या होते हैं? जनरल रिस्क फैक्टर्स लाइक फर्नीचर, बाथरूम, टॉयलेट, स्टेयर्स, आउटडोर कर्व्स, है ना, ये सब भी बैलेंस की प्रॉब्लम कर सकते हैं। किसी के मान लो स्टेयर अच्छा नहीं है, फर्नीचर सही नहीं है, बाथरूम सही नहीं है, टॉयलेट सही नहीं है, स्टेयर सही नहीं है, वहाँ भी बैलेंस की दिक्कत आ सकती है। फॉल्स इन द एल्डरली, जो ओल्ड एज में लोग होते हैं उनके साथ में दिक्कत आती है, इनको थोड़ा सा दिक्कत है। जो भी 60-70 के ऊपर जा रहे हैं लोग, उनको बैलेंस की दिक्कत आती है ना, स्टिक लेके चलते हैं। तो ये सारे कॉज है आपके कि किस किस वजह से बैलेंस की दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब आता सिम्टम्स ऑफ बैलेंस डिसऑर्डर। व्हेन बैलेंस इज इम्पेयर्ड एन इंडिविजुअल हैज डिफिकल्टी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। एन इंडिविजुअल मे एक्सपीरियंस द रूम स्पिनिंग एंड मे नॉट बी एबल टू वॉक विदाउट स्टैगरिंग। उसको मतलब हमेशा लगेगा कि कहीं पे घर पूरा कमरा जो है उसको घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, इस तरह का फीलिंग आएगी। मे नॉट इवन बी एबल टू अराइज। ए सेंसेशन ऑफ डिजीनेस, उसको डिजीनेस वाली सेंसेशन आएगी। फॉलिंग और फीलिंग ऑफ फॉलिंग, मतलब गिर जाएगा या फिर गिरने का उसको डर हमेशा बना रहेगा, फीलिंग आएगी। फिर आए लाइट हेडनेस, हल्का सा सर दर्द होगा। विजुअल ब्लरिंग होगी, देखने में उसको हल्का सा धुंधला दिखाई देगा। और डिसओरिएंटेशन होगा। ये सारी समस्याएं उसको बैलेंस डिसऑर्डर में देखने को आपको मिलेगी। असेसमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले विजुअल सिस्टम को देखेंगे। चेक विजुअल एक्टिविटी, डेप्थ परसेप्शन, विजुअल फीड डिफेक्ट, सारी चीजें चेक करेंगे। उसके बाद क्या सोमैटोसेंसरी में चेक प्रोप्रोसेप्शन, क्यूटेनियस सेंसेशन, टच प्रेशर, लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड ट्रंक, स्पेशली फीट एंड एंकल, ये सारी चीजें चेक करेंगे सोमैटोसेंसरी में। ठीक, वेस्टिबुलर में क्या करेंगे? चेक मोटर रिस्पॉन्स टू पोजिशनल एंड मूवमेंट टेस्टिंग। ठीक है, इसमें सारा जो है मोटर रिस्पॉन्सेज जो है पेशेंट का वो चेक करेंगे और मूवमेंट टेस्टिंग करेंगे, किस तरह का उसका मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आता है असेसमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल एलिमेंट्स। डिटरमाइन मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ एंड रेंज ऑफ मोशन स्पेशली इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड ट्रंक। ठीक है, डिटरमाइन करेंगे क्या? मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ उसकी, रेंज ऑफ मोशन स्पेशली इन द लोअर एक्सट्रीमिटी एंड ट्रंक। क्योंकि बैलेंस की दिक्कत कहाँ से आएगी? लोअर एक्सट्रीमिटी और ट्रंक से आएगी ना, तो उसी का हम लोग असेसमेंट करेंगे। टाइटनेस, कॉन्ट्रैक्चर, स्पास्टिसिटी। तो टाइटनेस कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है समझिए ना? टाइटनेस पता है ना, तो मसल्स टाइट हो गई। कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है? ये तो बताया मैंने पहले, बताइए कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है? वैभव क्या कह रहा है? नहीं पता? श्रेया नहीं पता? इधर शक्ति, पिंकी, आनंद नहीं पता? किसी को नहीं पता? कॉन्ट्रैक्चर होता है जब किसी हाथ में टाइटनेस मान लो, और टाइटनेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ सीवियर हो जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है, मतलब टाइट हो जाता है बिल्कुल। आप हाथ जब सीधा करोगे तो सीधा नहीं होगा। टाइटनेस में क्या, जब आप स्ट्रेच करोगे तो सीधा हो जाएगा, फिर वो अपनी जगह पहुंच जाएगा, लेकिन वो स्ट्रेचेबल होगा। कॉन्ट्रैक्चर स्ट्रेचेबल नहीं होगा। जब बहुत दिन तक ये मान लो 1-2 महीना तक रहा तो आपने स्ट्रेच कर दिया, जब वो चीज़ 6 महीने सालों पुरानी हो गई तो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया। तो वो चीज़ जब हार्ड हो गई, उसका ऑप्शन क्या है? कट लगाओ, या चीरा लगेगा तभी खुलेगा। ठीक है, वो चीज़ कई बार एंकल में भी होती है। पैर में किसी का पैर ऐसे है तो आप स्ट्रेचिंग करा रहे हो प्रॉपर शुरू से तो सही है, छोड़ दिया 6 महीने के लिए तो उसका पैर टाइट हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर। स्पास्टिसिटी क्या होती है? अभी बताया था मैंने, थोड़ा पता। स्पास्टिसिटी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है, किसी को हेड इंजरी हुई या स्ट्रोक हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है, पेशेंट पहले फ्लैसिडिटी में जाता है। फ्लैसिडिटी मतलब जिस साइड का हमारा ये राइट साइड का हुआ है तो हाथ पर उस पर ढीले पड़ेंगे, आप उठाओगे छोड़ोगे गिर जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है। फिर जैसे जैसे वो इम्प्रूव करता है, उसमें रिकवरी फेज जो होता है तो वो स्पास्टिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लैसिडिटी से स्पास्टिक, स्पास्टिक मतलब हल्का टाइटनेस आने लगेगा हाथ में। जैसे जैसे हाथ में उसका रिस्पॉन्स आएगा तो टाइटनेस आएगी। तो उस समय अगर आपने प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं कराई
प्रॉपर उसकी एक्सरसाइज नहीं हुई तो क्या होगा, जो बताया नहीं ऐसे हाथ रहता है, तो इसीलिए रहता है कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं कराते हैं या जिनको नहीं पता है एक्सरसाइज करनी है तो उनके हाथ टाइट हो जाते हैं स्पास्टिसिटी की वजह से, क्योंकि धीरे धीरे हाथ टाइट होने से स्पास्टिसिटी आई, हाथ ऐसे हो गया। आप तो प्रॉपर मूवमेंट कराते रहोगे तो नहीं होगा, अगर नहीं कराया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा स्पास्टिसिटी। समझ गए? डिटरमाइन लिमिट्स ऑफ स्टेबिलिटी, मैक्सिमम से इन एनी डायरेक्शन। ये सारी चीजें क्या असेसमेंट आपको करनी पड़ेंगी मस्कुलर स्केलेटल एलिमेंट्स में, ठीक है। अब आता है चेक स्टैटिक बैलेंस। इसमें क्या होता है, स्टैंडिंग टेस्ट होते हैं। पहला क्या है, डबल लिंक सपोर्ट, दूसरा सिंगल लिंक सपोर्ट। स्टैंडिंग टेस्ट कैसे करेंगे, दोनों पैर पे खड़ा करेंगे पेशेंट को, तब चेक करेंगे, फिर सिंगल पैर पे खड़ा करेंगे। बैलेंस चेक करने के लिए पहले दोनों पैर पे खड़ा करके चेक किया बैलेंस, अगर बैलेंस कर लेगा फिर आपने एक पैर पे खड़ा किया, असेसमेंट जब करेंगे, ठीक है। इस तरह से चेक किया जाता है। वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होते हैं तरह तरह के, डबल है और सिंगल है। फिर डायनामिक बैलेंस कैसे चेक करेंगे, स्टैंडिंग अप, स्टेपिंग और स्टूपिंग। स्टैंडिंग अप समझ गए क्या, खड़े होना, स्टैंडिंग अप करना है। क्या, हाँ स्टेप, स्टैंडिंग का मतलब बैठ के उठना, खड़ा होना, हालांकि स्टैंडिंग अप तो लिखा ही हुआ है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। स्टैंडिंग अप लिखा हुआ बोल दिया तो ये तो उठ के खड़ा होना है, तो बैठा होगा तो बैठ के खड़ा होगा, उसको टेस्ट करेंगे कि खड़ा होने को गिर तो नहीं रहा है, जिसकी बैलेंसिंग अच्छी खड़ा होगा, इसकी बैलेंस अच्छी नहीं वो गिर जाएगा। तो स्टैंडिंग अप, स्टेपिंग मतलब चलवा के देखेंगे उसको, है ना। स्टूपिंग मतलब आगे झुका के देखेंगे, आगे या पीछे, ठीक है। आगे झुकाएंगे या पीछे झुकाएंगे, या अगर बैलेंस कर लेता है तो आगे झुकने बैलेंस कर लेगा, वरना गिर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डायनामिक बैलेंस में चेक करेंगे। स्कोरिंग, वीडियो बंद करो, टाइम आपको, इसको नेक्स्ट बार करेंगे।